सैटेलाइट के टुकड़े जब नीचे गिरते हैं तो उसमें आग लग जाती है। कैसे लगती है? कंजर्वेटिव फोर्स की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है और किसी की नहीं होती। तो याद रखना, जब तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो वो वाला फोर्स क्या बन जाएगा? इंटरनल। अगर तुमने पूरा ही सिस्टम ले लिया तो अभी एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं लग रहा, तो अब वो इंटरनल फोर्स लग जाएगा। अर्थ का मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो बंदे नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मास कैसे बढ़ेगा? जो भी हो रहा है अर्थ के बाहर कुछ जा रहा है? नहीं। अंदर आ रहा है? नहीं। आ रहा है। सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसका मास होता है, एनर्जी का मास होता है। अर्थ हाँ कितनी सारी एनर्जी ले रहा है, उसको तुम मास में कन्वर्ट करोगे, उसका मास बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हो गया। हाँ, तो मैकेनिकल एनर्जी ना कांस्टेंट रहती है। कब? जब कोई लॉस वगैरह फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन के द्वारा जो भी वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉस है वो। बॉल जब टकराई तो बॉल दबती है, और जब बॉल दबती है तो उसके लेयर्स के बीच में, रबड़ के बीच में क्या लगता है? कंजर्वेटिव फोर्स। देखो फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव होगी जिसके द्वारा वर्क डन क्या हो? है कंजर्व। हाँ, कंजर्व का क्या मतलब हुआ? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। doesn't depend on the path. It depends only on initial and फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये बात है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि तुम कुछ सामान उठा के ले जाओ, छत पे ले जाओ, ठीक है, एक सीढ़ियों से जाओ, तुमको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। और एक तुम क्या करो, यहां लटका लो, वो करते हैं ना, वो रस्सी से लटका लेते हैं थैला, ठीक है, और उसमें तुम खींचो उसको। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? दोनों कैसे बताओ, किस में आसान लगता है? रस्सी से खींचने आसान लगता है। चढ़ा के ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो उठा के ले जाओ, तो 4 हार्ड लगेगा क्योंकि सीढ़ियाँ बराबर है। सीढ़ियाँ चढ़ने में तो हम अपने ही फोर्स लगाते हैं और उसको भी पकड़ते हैं, और वो खींचने में तो फिर हाथ उस पे वर्क की बात हो रही है। उस पे जो सामान है, सामान को ले जाओगे ना तुम, तो तुमको बराबर वर्क डन करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जब तुम यहाँ से नीचे से ऊपर जाओगे तो अपनी बॉडी को भी ऊपर ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा सेम ऐसी हुआ ना, जैसे एक पाइप पे चढ़ के ऊपर गए या फिर सीढ़ियों से ऊपर गए, तो वर्क डन सेम हुआ। अब तुम जैसे हाँ सीढ़ियों से जा रहे हो, छत पे गए या फिर पाइप पे चढ़ के गए, तो किसमें वर्क डन बराबर ज्यादा किसमें होगा? सेम होगा। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीजें ध्यान रखने वाली कि सामान भी जा रहा है और तुम भी जा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर भी, तुम अपने ऊपर भी वर्क डन कर रहे हो और सामान के ऊपर कर ही रहे हो। और जब तुम रस्सी से खींच रहे थे तब सिर्फ सामान ऊपर जा रहा था, सामान के ऊपर जो वर्क डन है वो सेम है। ठीक है,
तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है जिसपे पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ठीक है कि नहीं? अगर तुम पहाड़ पे चढ़ते हो तो एक होता है लंबा रास्ता, एक होता है शॉर्टकट, दोनों से किसी भी चले जाओ सेम वर्क है। ठीक है कि वर्कडन से पर थकान तो अलग अलग महसूस होगी। थकान वो अलग चीज है, वो थकान ऐसे कि तुम शॉर्टकट में टाइम कम लगता है ना, हाँ पावर पावर ज्यादा लग गई, पावर ज्यादा लग गई तो ज्यादा तुम्हारा जो जब तुम चलते हो तो फिर तुम वर्जन करते हो तो तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाती है, बताया था ना, हाँ बॉडी गर्म हो गई तो वो धीरे धीरे हीट छोड़ती है। अब तुम जल्दी काम कर लोगे तो जल्दी बॉडी गर्म हो जाएगी, तो तुम्हें ज्यादा एहसास होगा कि मेरी बॉडी गर्म हो गई, पसीना आ रहा है, तब तुमको वो मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा कि मैं थक गया। इसका एग्जाम्पल, एक कोई पहाड़ है उसको गोल गोल रास्ता है और एक है सीधा रास्ता, शॉर्ट पाथ और गोल गोल लंबा, कहीं पे भी चले जाओ, छोटे वाले पे जाएंगे तो थकान ज्यादा, गोल गोल पे धीरे धीरे जाएंगे तो थकान कम लगेगी। थकान देखो लगेगी कम लेकिन हो जाएगी, होगी उतनी, लेकिन एनर्जी तुम उतनी लूज कर दोगे बल्कि ज्यादा कर दोगे। पता क्यों? जब तुम चल चल के जाओगे इतना लंबा रास्ता, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है उसमें, फ्रिक्शन के इंतजाम नहीं कर रहे, तुम्हारी टांगे ज्यादा हिल रही है, मसल्स खिंच रही है, ज्यादा बंधन ज्यादा लंबे पाथ पे ही होता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट पाथ पे हमेशा शॉर्टकट मारना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट धीरे धीरे मारना चाहिए, धीरे, तब तुमको थकान का एहसास नहीं होगा। अब तुम शॉर्टकट भी जल्दी जल्दी मारोगे तो पाइप पे चढ़ के जाओगे ना ऊपर, तो तुम बहुत धीरे धीरे जाओ, तुम पता नहीं चलेगा। बस ये धीरे कि कैसे धीरे धीरे जाएंगे और थकान लटक जाएंगे, लटक के और मसल्स दर्द कर रही होंगी तब तक तो वो अलग बात है, साइंटिफिकली होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हो गया जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये भी सब कंजर्वेटिव है। एक्सेट्रा कितनी भी फील्ड होती है। और दूसरा ये क्या हुआ? नॉन कंजर्वेटिव, हाँ जो पाथ पे डिपेंड करती है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो देखो ग्रेविटी में जो भी तुम काम कर रहे हो, ग्रेविटी जिस पे काम कर रही है या ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी काम हो रहा है वो कंजर्वेटिव क्या हो गया? कंजर्वेटिव इन नेचर हो गया। ग्रेविटी काम कर रही है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या उसके अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो, वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे एग्जांपल क्या हो गए? फ्रिक्शन, याद रखना, फ्रिक्शन ही है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे हवा का फ्रिक्शन, पानी का, ठीक है, पानी का भी फ्रिक्शन होता है, हवा का भी होता है, सरफेस का तो तुमने पढ़ा ही है, वो म्यू के पानी है। पानी और हवा का पानी में जहाज चलता है तो पानी रोकता नहीं है, तुम स्विमिंग करते हो तो पानी रोकता नहीं है तुमको, क्यों? पानी में कोई ऐसे बॉल फेंको तो जमीन पे तुम फेंकोगे और पानी पे फेंको तो कहाँ जल्दी जमीन रुकेगी? पे ज्यादा जल्दी जाएगी। पानी तो जल्दी रोकता है, पानी ज्यादा रोकता है। ठीक है, हवा में भी होता है कि तभी तो फिर हवा में हवाई जहाज चलता है तो उसको हवा नहीं रोकती क्या? एयर में भी हाँ, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग। तो ये ऐसा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या? दो सरफेस के बीच में रगड़, तो कहीं पे पानी की रगड़ हो रही, कहीं हवा की हो रही है, तो हवा भी लगाती है फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन से क्या पैदा होती है? गर्मी। देखा तुमने वो जो सैटेलाइट के टुकड़े जब नीचे गिरते हैं,
तो उसमें आग लग जाती है। कैसे लगती है? डिफरेंट एटमॉस्फेयर, नहीं नहीं, डिफरेंट कौन सा एटमोसफेयर हो गया? आग लग रही है डिफरेंट। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उससे क्या होता है? पार्टिकल्स के लिए फ्रिक्शन 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 से आग लगती है। तुमने बोल देखा पुराने जमाने में कैसे आग लगाते थे? यूं करके हाँ, डंडे को घुमा के और घास रखते थे यहाँ पे, आग लग जाती थी। वो पत्थर से भी तो पत्थर से तो देखा ही कि नहीं, ये भी देखना है। ये लकड़ी लो और बहुत ऐसे तेज ऐसे तेज घुमाने लगे और- मतलब पत्तों के बीच में लकड़ी रख के जोर से घुमाया फ्रिक्शन होती है ना। हाँ ऐसा ही है, है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पत्तों के बीच में नहीं, लकड़ी के बीच में। लकड़ी के बीच में ही वहाँ पे लकड़ी और घास रखते हैं और उसके बीच में एक डंडा सा ऐसे डंडी सी रखते हैं, उसको घुमाते हैं तेज तेज से। बहुत गर्म हो जाता है तो घास थोड़ी जल जाती है। हाँ, तो फ्रिक्शन से आग लगाते हैं, ठीक है। और जो तुम डरते हो यार मासी वैसे जलाते हो, वो तो फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन से गर्म माचिस, हाँ हाँ, ठीक है। है बस वो पत्थर का दूसरा रूप है, हाँ, वो जैसे ही करते हैं। बिल्कुल वैसी है। तो यार याद रखना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। और बहुत सारे फ्रिक्शन होते हैं। ये करंट दौड़ रहा है, इसके अंदर भी फ्रिक्शन है। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं तो उनको फ्रिक्शन लग रहा है। रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रिक्शन कई सारी फॉर्म में मौजूद होता है, बिजली के अंदर, कई बार हवा, पानी, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उसको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली फॉर, किसके लिए? कुछ बताया था ना ऐसा? कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही एग्जिस्ट करती है और किसी के लिए नहीं करती है। मतलब दो तो फोर्स होती है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है और किसी की नहीं होती। पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि तुमने जो काम किया ना वो कहीं स्टोर हो गया हो। अब तुमने जैसे डब्बे को धक्का मारा, फ्रिक्शन में काम किया ना इसने, अब वो एनर्जी कहीं स्टोर हो गई क्या? नहीं हुई। तुमने काम किया, तुम्हारी एनर्जी भी निकल गई गर्मी से नहीं, और इसने जो काम किया, मतलब ये फ्रिक्शन ने काम किया, वो भी निकल गई कहीं गर्मी में। फ्रिक्शन तो गर्मी में निकलता, गर्मी में निकल, तो वो कहीं स्टोर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि तुम उसको वापस नहीं ला सकते ना। एटमोस्फेयर में तो चला गया, वापस लाने का कोई तरीका नहीं। तो इसीलिए क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती फ्रिक्शन की, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही करती है। ग्रेविटी में उठा लिया, अभी इसके अंदर एनर्जी है, क्यों? क्योंकि तुम छोड़ोगे तो वो नीचे जाएगा और फिर उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एग्जिस्ट करती है। ठीक आया समझ में? और लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी when potential energy is, जब हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं तो वो जो कंजर्वेटिव फोर्स है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, जैसे mgh किसकी वजह से आएगी? mg की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगा? कौन सा फोर्स? वो तो है ही, साथ में एक और चीज बन जाती है, वो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज रिटर्न, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स बिकम्स इंटरनल। क्या था ना, इंटरनल फोर्स हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकते हो, एग्जिस्ट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स और इंटरनल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स। तो याद रखना, जब तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो वो वाला फोर्स क्या बन जाएगा? इंटरनल। ठीक है,
फ्रिक्शन वाला फोर्स क्या होगा बताओ? एक्सटर्नल। उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है। जब हो ही नहीं सकती तो हमेशा वो कभी इंटरनल बनेगा ही। ठीक है, हम एनर्जी के केस में बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो उसके केस में फिर वो फिर एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन। ठीक है भाई, ये हो गया। और एक और चीज निकालते हैं, इंटरनल फोर्स। क्या हो गया? एक रिलेशन तुमको याद करके रखना है, क्या? फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला। निकाल लेते हैं, उसको डिराइव कर लेते हैं। देखो, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक, जैसे मान लो मैंने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद कौन काम करेगा इस पे? ग्रेविटी काम करेगी। ठीक है, ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी, नीचे जा रहा ना, कम हो जाएगी। तो ये याद रखना, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स decreases the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? बॉडी की, नहीं सिस्टम की होती है। याद है ना, सिस्टम की। एक और चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एंड फॉर सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी कैसे एग्जिस्ट सिस्टम का मतलब जिसमें वो इंटरनल फोर्स बन रहा है। जैसे कि ग्रेविटी में ये है, इस पे फोर्स लग रहा है mg, और धरती भी तो लगा, धरती पे भी फोर्स लग रहा है mg। ये धरती और बॉडी दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इंटरनल कब बनेगा? जब तुम पूरा सिस्टम ले लोगे। अगर तुमने बॉडी को ले लिया सिर्फ सिस्टम, तो mg क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। ठीक है कि नहीं? क्योंकि धरती तो बाहर लगे ना सिस्टम से। मान लो तुमने ये क्या किया, धरती और बॉडी ये ले ली। अगर तुमने बॉडी को ही सिस्टम ले लिया तो वो जो उस पर mg लगेगा वो कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल। क्योंकि धरती खींच रही है उसको, धरती के सिस्टम के बाहर है, धरती फोर्स लगा रही, तो एक्सटर्नल। अगर तुमने पूरा ही सिस्टम ले लिया तो अभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं लग रहा, तो अब वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? सिस्टम। हाँ, ये याद रखना भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंजर्वेटिव फोर्स कुछ है, ये लिख लिया ऊपर वाला। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एफसी ले लो, वर्क डन बाय फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। अरे जब भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना, तो वो किसकी वजह से आएगी? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो वही लिख रहे हैं, वर्क डन बाय
डी डब्ल्यू ऐसे लिख लो, छोटा सा वर्क कर लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंशियल में फॉर्मूला देखते हैं। तो जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा, एफ डॉट क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर होगा कि नहीं होगा। ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव, ध्यान रखना। अभी क्या बोला उसने, जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो पोटेंशियल एनर्जी को घटा देती है, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू। यू बताया था ना पोटेंशियल एनर्जी का साइन, तो ये माइनस डी यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी को घटा रही है, ठीक है। तो इससे हम देखें तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, वैसे तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, ये भी डिफरेंशिएशन है लेकिन इसमें अभी जानने की जरूरत नहीं, कभी तुम्हें जानना होगा तो बता दूंगा, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएशन है क्योंकि कभी कभी होता है यू दे रखा होता है एक्स वाई जेड में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई के, अभी मत घुसो उसमें, बस लिख लो, कभी जरूरत पड़ेगी तो अभी जरूरत नहीं है। तो एफ को कैसे निकालेंगे, एफ का फॉर्मूला लगा माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। वर्क डन बाय, ये लिखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक और चीज देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कुछ होती है, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता है तुमको, एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। जितनी भी एनर्जी होगी एक दूसरे में चेंज हो रही होगी लेकिन कम ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी अलग चीज है, ये कम ज्यादा हो सकती है, इसका प्रूफ है, ये लॉ थोड़ी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका कोई लॉ नहीं है, लॉ नहीं है, लॉ ही नहीं, तो उसका है। उसका कोई प्रूफ नहीं है, लॉ है, फिर प्रूव कैसे है लॉ का भी प्रूफ, यार लॉ का प्रूफ नहीं होता, इसको ऐसा लॉ है जिसका प्रूफ करने कोई बैठ जाए, लॉ ऐसी चीज है ये होता, हमें कुछ नहीं पता होता, बस एक्सेप्शन नहीं है, लॉ है। कैसे बोल दिया कि होता है, ऐसे कैसे और लोगों ने मान लिया, इसका proof जैसे नहीं मान लो है ये तो- ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा, पक्का नीचे गिरेगा, कुछ है ग्रेविटी, तो ये लोगों लॉ ने बन बिना गया। प्रूफ के कैसे मान लिया, लोगों ने बिना प्रूफ के कैसे मान लिया। यार ऐसे तो कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता, हाँ। क्या प्रूफ हो जाएगा, ऐसे हम भी प्रूफ नहीं होता। कोई लॉ बताओ, कोई नॉर्मल सा लॉ बताओ, कोई लॉ पता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन मास कौन सा लॉ है यार, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहाँ पढ़ लिया तुमने, 9th में पढ़ा था। बड़ा है, होता तो है भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ मैंने नहीं पढ़ा ये, अरे क्या किसने दिया था लॉ, नाम बताओ साइंटिस्ट का, नाम वाम नहीं पता हमको, हमको पढ़ाया गया बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, तो हम कभी भी पढ़ते हैं। नहीं होता है ऐसा कुछ, अरे। तुमने गलत पढ़ लिया, अरे हाँ भैया एक जना दो जना नाम बताओ लॉ साइंटिस्ट का नाम, अभी सर्च करो, करो सर्च, जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखा है ना वहां पे ठीक है वो लॉ, ऐसे नहीं कि कुछ भी किताब में लिखा हुआ है। एंटियन, अरे भाई का गंदा सा नाम है, एंटोइन लेवॉइस। हाँ याद आ गया, एंटियन। लेवॉइस इन केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो ये होता तो तो बात है। नहीं, उसने कंडीशन लगा दी ना, लेकिन ऐसा देखो जैसे जिसमें कंडीशन लग जाती है उसमें हैं, फिजिक्स में पढ़ाते हैं, पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा ये, हम तो इसी पढ़ते आ रहे हैं। हमने पहले ही पढ़ा है। मैकेनिकल एनर्जी देख लो यार, देखो पता क्या चीज है, ऐसे छोटे छोटे लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो इसी कंडीशन में लगते हैं, जैसे कि वो होता है ना डिफ्यूजन लॉ, सुना है क्या, नहीं
इसका लगता है वो जब तुम रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा हाँ पढ़ा है, डिफ्यूजन पढ़ा है। डिफ्यूजन लॉ थोड़ी होता है क्या वो? डिफ्यूजन तो एक लॉ होता है, एक लॉ है वो तुमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला होता है बाद में पढ़ो, कोई बात नहीं। अरे तो देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास तो चेंज होता रहता है, एनर्जी में क्रिएट होता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन ये पढ़ेगा E=mc²। वो क्या बोलता है कि मास एनर्जी में बदल गया, मास कम हो गया ज्यादा हो गया, होता रहता है। केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है, मास कम ज्यादा हो जाता है, वो तुम नाप नहीं सकते इतना कम होता है। 10⁻⁻20 kg वो तुम नाप नहीं पाओगे ना, इतना कम हो गया, इसीलिए लगभग कांस्टेंट मान, लेकिन ऐसा है। कौन सा वाला भारी हो गया फिर E=mc² हो गया ना, जो इतनी छोटी सी चीज बता रहा है कि थोड़ा सा मास कम होने से वो एनर्जी जो आ रही है ना वो कन्वर्ट हो रही है। मास कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। अर्थ का मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सेम ही है। तो बंदे नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, बंदे बढ़ रहा है तो मास कैसे बढ़ेगा? ऐसे तो ऐसे पहाड़ तो बन जाए तो सिस्टम पहाड़ बनने से मास बढ़ जाता होगा। भैया ऐसे जब तो हिमालय बने तब भी हिमालय मिट्टी से बन गए, मतलब मिट्टी भी तो बड़ी होगी, ऊपर उठी तो नीचे भी तो कुछ होगा ही। गड्डी होगी तो नीचे से तुम तभी जब तो छोटे थे तो बड़े हुए तो क्या हो गया ऐसा, मास कैसे बढ़ गया? तब भी अर्थ का मास बढ़ा हुआ। तो तुमने खाया खाया पिया, खाया खाना पिया, पीना। ऐसे तो फिर जब लोग मरे तो मास कम भी होगा। हाँ ऐसे तो मतलब जब एक लोग मरता है मरे- तो कम भी होगा। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। मतलब भैया जब बढ़ बढ़ रही रही है, लोग बढ़ रही है यार। हाँ बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोग मर भी तो रहे हैं। नेट भी देखोगे, तुम बोलोगे एक मर गया कम होगी, तुम क्या देखोगे? एक मर रहा है 3 दिन तक। हैं? एक मर रहा है 3 दिन जाओगे। तो मतलब क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बस मुझे समझ नहीं आता नहीं, लेकिन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो यहीं का तो खाना खा के बढ़ रही है। खाना तो यहीं से खा रही है, यहाँ का खाना का मास कम हो गया, वो पेट में चला गया। लेकिन खाना फिर पैदा हो रहा है, पेट बढ़ रहा है, वो भी फिर यहाँ के रिसोर्स लेता है। ऐसा तो ये सिंक खत्म हो गई पहन के तब भी मास कम हो अरे गया। लेकिन एक बात देखो यार, जो भी हो रहा है आपके बाहर कुछ जा रहा है, नहीं अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट का मास सनलाइट आ रही है, उसका मास होता है, एनर्जी का मास होता है। अर्थ हाँ कितनी सारी एनर्जी ले रहा है, उसको तुम मास में कन्वर्ट करोगे, उसका मास बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। कम तो हो ही नहीं सकता, कुछ बाहर जा रहा है, कम नहीं बोला, कांस्टेंट बोला। कांस्टेंट भी नहीं है, बढ़ रहा है हमेशा। बढ़ रहा है। सन उसको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू मास। बात समझ में आई? हाँ। अब यहाँ पे तो क्या है कि सारे लोग मर जाए कुछ भी हो जाए, मास बढ़ना ही है, क्योंकि मर के भी तो बॉडी यही रहनी है। बॉडी फिर राख बन जाती है ना। अरे राख का भी तो मास होगा, वो तो बॉडी के साथ धुआं हो गया, धुआं हो होगा गया, ना। बॉडी जल गई, धुआं बन गया, तो धुआं भी तो अर्थ में रहेगा या बाहर चला जाएगा? बस हो गया ना, मास ज्यादा है। जितनी बॉडियां जल रही हैं सब बॉडी अभी हैं, एक धुआं ही घूम रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये वो सारी चीजें अर्थ में है, बाहर कुछ नहीं रह सकता। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हो गया। हाँ, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बात है। तो यार इसका भी एक मैकेनिकल एनर्जी कभी कंजर्व भी रह सकती है और कभी नहीं भी रह सकती। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ना कांस्टेंट रहती है, कब? जब कोई लॉस वगैरह फ्रिक्शन ना हो। ठीक है,
So mechanical energy will be conserved. ठीक है भाई, सेंटर को 3 में जाना। जितना यहाँ चाहिए वैसे मैक्सिमम 2 मानो। मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है। तो इनकी 2 घंटे की क्लास होती है? बेटर है इनकी नहीं, मतलब 11th वालों की। तो एक वालों की 1 घंटा, हाँ जैसा भी है। मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व इफ देयर इज no loss of, if there is no friction, if there is no work done by फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके द्वारा वर्क डन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ने वर्क डन कर दिया तो वो एक तरीके का लॉस होता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, कम। जैसे पंखा चल रहा, पंखा बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना। तो क्यों रुक गया भाई, फ्रिक्शन है इसीलिए रुक गया। फ्रिक्शन ने कुछ वर्क डन कर दिया, उस पर कुछ ने उसको मैकेनिकल एनर्जी को कम कर दिया। कोई भी चीज ऐसी है, जैसे सैटेलाइट घूम रही है तो वो घूमती रहती है या रुकती रहती है, क्या होता है? जब तक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? सनलाइट से सनलाइट से। सैटेलाइट तो घूमती ही रहती है ना। सैटेलाइट घूमती रहती है कि नहीं? कभी तो रुकती है। नहीं। घूमती रहती है। अच्छा, कैसे रुकती है? नहीं रुकती वो रुक सकती है? नहीं। क्यों नहीं रुक सकती? स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। बस हाँ, देखो। फ्रिक्शन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो वैसे ही घूमता रहेगा। चाहे उसका तुम सोलर पैनल हटा दो, बिजली गायब कर, कुछ भी कर दो, बिजली से चल भी रहो। हाँ। एक बार हमने वहां फेंक दिया तो वो घूम रहा है। अब वो सैटेलाइट कोई तो काम कर रही है, नेटवर्क का सारे फोन सोलर पैनल तो उसमें लगे रहते हैं, अंदर बिजली के वो इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, वो कैमरे घूम रहे, काम करते रहे सब। हाँ, वरना और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पता नहीं मुझे पता। तो देखो वर्क डन, मेरे पीछे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? इज इक्वल टू लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा जो भी वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉस है वो, ठीक है। तो अगर कोई लॉस नहीं है, इफ लॉस इज 0, ये वाला लॉस एनर्जी लॉस, तो जब भी हम एनर्जी लॉस की बात करेंगे तो हम किसके, कौन सा वर्क डन की बात कर रहे हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो एनर्जी लॉस 0 हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2, मतलब इनिशियल और फाइनल बराबर है। तो इसको बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस, बस खत्म ना। और अगर लॉस है, इफ देयर इज सम एनर्जी लॉस, अगर कुछ लॉस हो गया, ठीक है। लॉस देखो फ्रिक्शन से, अब फ्रिक्शन पे कहां भी हो सकता है। तुमने दीवार पे मारी, फ्रिक्शन हुआ, लगा फ्रिक्शन कहां लगा, किसके बीच? दीवार और बॉल के बीच में। दीवार और बॉल के बीच में फ्रिक्शन है। हवा में लगा ना यार। हमारा तो हवा नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो टकरा के वापस आती है तो धीरे आती है, तेज आती है, मतलब बराबर आती है, क्या आती है?
अरे इधर देखो अगर यार। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी आपने बराबर फेंका। अरे ये लो बॉल ऊपर से छोड़ दी, हाँ नीचे गई टकराई, उछलेगी ना। मान लो हवा नहीं है तो कहाँ तक उछलेगी? कम होगी क्योंकि वहीं तक कम वहीं तक उछलेगी। सेम लेवल पर। क्यों? हवा नहीं है ना, रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं सर, तब भी नीचे थोड़ी नीचे आएगी। हाँ लॉस एम तो की वैल्यू होगा, मिलेगी ना। है लॉस तो होगा कहाँ टकराने होगा? के कहाँ बाद। हो जाएगा लॉस? जब टकराएगी। हाँ तो टकराने में क्या होगा ऐसा? क्योंकि वो तो हमने पढ़ा है ना कि Impulse। फ्रिक्शन होना चाहिए तो है? इम्पल्स आ गया। Impulse। जमीन ने अपनी तरफ खींचे। बताओ, सोचो सोचो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा? बॉल जब टकराई तो बॉल दबती है, हाँ और जब बॉल दबती है तो उसके लेयर्स के बीच में, रबड़ के बीच में क्या लगता है? अरे तुम भागते हो ना तो तुम्हारी मसल्स भी ऐसे ऐसे करती हैं, क्या लगता है? फ्रिक्शन, उससे गर्मी निकलती है तुम्हारी बॉडी में। हाँ वरना तुम अगर तुम चल भी रहे हो तब भी तुम्हारी अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, उससे गर्मी निकल रही है। तुम बैठे रहो तब भी गर्मी निकल रही है, क्योंकि कुछ धड़कनें चल रही हैं, चल रहा है सब, नसें वसें हिल रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लग के गर्मी निकल रही है। कुल मिला के क्या है, जब बॉल टकराई तो उसके अंदर के जो मटेरियल के बीच में ही फ्रिक्शन लग रहा है भाई। बॉल को तुम दबाते हो ना तो तभी फ्रिक्शन लग जाता, अंदर ही अंदर नहीं। आई बात समझ में? अगर कोई लॉस है तो ये फ्रिक्शन को ऐसा मत समझना कि ये कहीं रगड़ हो रही है, रगड़ नहीं, बहुत जगह पे फ्रिक्शन मटेरियल के अंदर ही लग जाता है। अगर कोई एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो लॉस है, एनर्जी लॉस, इज इक्वल टू E1 माइनस E2। मतलब जो एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज है, पहले 100 थी, आगे जाके 40 हो गई, तो 60 का नहीं लॉस हो, तो वही है E1 माइनस E2। ठीक है, लिख लो, लिख डालो। लॉस नहीं है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ हो सकता है। अब एक चीज और देखो, एक ये मान लो कटोरा सा है कुछ, ठीक है, इसके अंदर एक बॉल पड़ी है, ये अभी रुकी हुई है, तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नेट फोर्स 0 है इस पे। अब तुम उसको थोड़ा हिलाओ, मान लो यहाँ तक ले गए, उठा के यहाँ पे रख दी साइड में, क्या होगा इसका? छोड़ दो, जितनी यहाँ पर है उतनी बात है। अरे वो क्या होगा तुरंत बताओ ना, जैसे बॉल यहाँ छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा? नीचे चली नीचे आ जाएगी ना, वापस अपनी पॉइंट पे आने की कोशिश कर रही है ना वो। तो जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसको तुम थोड़ा हिलाओ और वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करे, तो उसका मतलब वो जो इक्विलिब्रियम था
वो कैसा इक्विलिब्रियम था? Stable. स्टेबल। इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो तुमने कटोरा उल्टा रख दिया, उसके ऊपर बॉल रखी है, अब इसको थोड़ा हिलाओ तो क्या होगा? वापस आएगी वो? नहीं आएगी। तो जब Unstable. बल्कि दूर जाएगी। तो जब सिस्टम को हिलाने पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हिलाने पे वो और दूर चला जाए, वापस ना आए, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल ठीक है। और एक ये ले लो, ये बॉल ऐसे फ्लैट सरफेस पे पड़ी हुई है, उठा के बगल में रख दो तो क्या होगा? वहीं पे रुक जाएगी, ना दूर जाएगी ना पास आएगी। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या स्पेलिंग है? न्यूट्रल ठीक है, स्पेलिंग ठीक है न्यूट्रल की। हाँ भैया, सही लिख दो। नहीं मुझे 2-3 पीसी वाले लिखा है। हमारे ना टीचर्स भी ऐसे करते हैं, सकाश के टीचर हो गया। हाँ मतलब एक मतलब फ्लो में कंटिन्यूटी, जैसे एक वर्ड लिख दे कंटिन्यूटी, इसमें बार बार NUITI ऐसे आ गया, तो उसके बाद पूछते लिख के कि तो सही लिखी है ना, मैंने कहा बताओ या मैं पढ़ा देता, तो पूछते हैं। कई बार भूल जाते हैं स्पेलिंग, हम बताते हैं, होता है ऐसे होता है। आ गया समझ में? आ गया ठीक है। टाइम से होगा, टाइम 25 ठीक है। एक क्वेश्चन करते थे, वो क्वेश्चन एक बॉल को हमने ऊपर से छोड़ा, ठीक है, ग्रेविटी में, मान लो 100 मीटर नहीं 500 मीटर से छोड़ दिया, 500 ठीक है, और जी की वैल्यू 10 ले लेना। और वो नीचे आई जमीन पे टकराएगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड देखी गई कितनी है? स्पीड उसकी निकली 20 मीटर पर सेकेंड। जमीन पे टकराई इतनी स्पीड से, इतनी स्पीड से टकराई, ठीक है, और उसका मास ले लो 0.1 kg। तो अब तुम निकालो, क्या निकालोगे? पूरे रास्ते में कितना लॉस हुआ है एनर्जी का? पहले चेक करो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कितना हुआ। लॉस निकाल, अगर हुआ तो है, क्यों होना चाहिए, बस इतना बता दो। क्योंकि बॉल की स्पीड से जब नीचे जाएगी तो नीचे जाकर टकराएगी। नहीं यार, रास्ते में बोल रहा हूँ मैं, टकराने से पहले भाई, टकराने से पहले हाँ पूरे रास्ते में। ये रेजिस्टेंस हाँ वो तो होगा
निकालो निकालो। एयर तो वैसे मैंने दी नहीं, तुम्हें कैसे पता है यार? क्वेश्चन होगा कि नहीं? अरे तो ऐसे थोड़ी पता करते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। यहीं से बता दो तुम हवा है या नहीं है, ये बताओ। क्वेश्चन ही यही है, हवा है या नहीं है बताओ। होगी तो है। स्पीड कांस्टेंट अरे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एयर इज नेगलेक्टेड। क्वेश्चन में देना चाहिए था। नहीं इसके बिना तो पता होना चाहिए। पता ही नहीं देख पता चलता है, पता चलता है, मान लो। तो स्पीड कुछ होगी, एयर रेजिस्टेंस होगा तो एयर रेजिस्टेंस ना हो तो नीचे जाओगे स्पीड क्या होगी उसकी जगह। भैया नहीं है हवा, कैसे? नहीं है हवा। हवा नहीं है क्यों? होगी। क्या बोल रहे हो? और आपने शायद बताया था कि एयर नहीं लेते तो वैसे क्वेश्चन होंगे। क्या नहीं है? एयर नहीं लेते वाले क्वेश्चन होंगे। तुम्हें बताओ लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? लॉस क्या मैं कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? मैं बता दूंगा, एक लाइन में पता चल जाएगा। मैं बताऊं? बोलो। भैया बताओ। सर इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे ना। गिर गई। कौन से कलर की है? गिरे। भाई बच्चे ने कलर कोई बताएगा नहीं देख के। भाई मेरी भी देख लियो, तेरे को पता तो है। भाई मेरी भी देख लियो। लाइनिंग अच्छा। वो भी छोड़ गई आज मुझे। बच्चे आते हैं। अरे वो पेड़ गिर गया तो पेड़ के नीचे तक रख लिया स्कूटी किसी की आगे रखी। कौन सी गाड़ी है वाली? वहाँ पे भाई आपकी तो नहीं है, ये तो बाइक है। आप बाइक लाए हो। गंदी कर रखी है। मैंने लाया। चलो ठीक है, देखो यार पता कैसे चलेगा? अगर यहाँ पे हवा ना होती तो ये कितनी स्पीड होती? सिंपल उसको बोल जाओ, ऊपर से छोड़ने पे नीचे जाके कुछ तो स्पीड होती है ना, फॉर्मूला होता है ना कुछ √2gh। हाँ ऊपर से छोड़ने पे नीचे जाके वेलोसिटी होती है √2gh, याद है? हाँ हाँ। क्यों भाई ये पता है ना, ऊपर से छोड़ने पे नीचे लगाओ फॉर्मूला 2g h कितना 500 कितना हो गया ये 100 आ जाएगा। हाँ तो अगर बॉडी को छोड़ते और हवा वगैरह कुछ ना होता तो 100 होती उसकी स्पीड, बट अब है तो। लेकिन ये स्पीड 100 से कम है। वहां से नहीं, इसका मतलब लॉस हो रहा है, एयर है, ऐसे पता करते हैं। अब निकालो लॉस, लॉस निकालो जल्दी निकालो। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही करना है। इनिशियल माइनस फाइनल कर दो। तुम्हारे कपड़े सूख गए क्या? गीले हो गए ना, सूखते थे। मैं तो उस दिन भी गीला हो गया। वेडनेसडे को भी तो 4 बजे बारिश हुई थी ना पहले, तो इसलिए मैं नहीं आई, इसलिए मैं आई उनकी स्कूटी में भीग ही जाते हैं। कुछ भी कर लो। बारिश थी तेज हो पाए, वो ऐसे हो रही थी, बहुत जोर से हुई, फिर कम हुई पर रुक नहीं रही। हो रहा था। अरे हुआ कि नहीं? 500 आ गई। 500 क्या एनर्जी लॉस? तो इनिशियल एनर्जी निकालो E1। सबसे ऊपर एनर्जी क्या होगी? एक तो काइनेटिक होगी, काइनेटिक तो कुछ नहीं है, वहां से छोड़ा उसको तो वेलोसिटी 0, तो 0 काइनेटिक एनर्जी 0।
पोटेंशियल के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है, हाँ। इसी को ले लो जमीन को, तो जमीन को पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे U 0 मतलब पोटेंशियल 0, तो ऊपर कितनी हो जाएगी mgh, तो m कितना है हाँ 0.1 g 500, 500 ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल कितनी हो जाएगी, ये टू नीचे जाके हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसने दे रखा है वेलोसिटी इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m 480 आ गई है 20 का स्क्वायर 400 प्लस पोटेंशियल तो 0 है, अब इनको माइनस कर देना है, ये कितना आ रहा है 500 480 आ गई और ये कितना आ गया 20 जूल, तो लॉस कितना आ गया 480, बहुत लॉस हो गया है, ये लॉस होता है, तो लॉस हो गया है E1 माइनस E2, m 480 जूल का पूरा लॉस होगा। ठीक है भाई, तुम ये सोचो बारिश होती है तो बारिश की बूंदें कहाँ से गिरती हैं, 1-2 किलोमीटर से गिरती हैं, हाँ। तो नीचे जाके उनकी स्पीड नॉर्मली होती है, हाँ, अगर ज्यादा होती तो फिर छेद ही करते रोड के क्षेत्र में बहुत नहीं होती, हाँ। ज्यादा नहीं होती, कम होती है। क्योंकि ओले की स्पीड मतलब जब ओले भी कम रहते speed- ओले की स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं होती, हाँ, लेकिन वरना तो- लगते हैं हम, अगर हम चले देखो पत्थर गिरेंगे तो लगेगा,